नमस्कार दोस्तों, आज के बीएड के इस क्लास में हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में दिया गया है और जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हर एक नागरिक के लिए। तो बीएड के सिलेबस में उसके बारे में कुछ बातें दी गई हैं जो कि आप लोग के लिए ज़रूरी है। तो आज देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है मौलिक कर्तव्य कहते हैं किसे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य में जानते हैं, मौलिक मीन्स होता है मूल, और कर्तव्य कर्तव्य जो होता है, कर्तव्य एक ऐसा शब्द है जिसे अंग्रेजी भाषा के डेब्ट से लिया गया है। डेब्ट यानी ऋण जो होता है, इसलिए इस कर्तव्य शब्द का अर्थ हुआ किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने या ना करने के लिए बाध्य करना। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसके लिए बाध्य करना इसका मतलब हुआ। और जहाँ तक मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो उनमें कर्तव्य भी निहित होंगे और अधिकारों और कर्तव्य में पारस्परिक निर्भरता है। यानी कि जहाँ पे कर्तव्य होंगे वहाँ मौलिक अधिकार होंगे, जहाँ मौलिक अधिकार होंगे वहाँ कर्तव्य होंगे। जिस प्रकार से कि हमारे जो संविधान है वो हमें अधिकार देते हैं 6 मौलिक अधिकार। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें 6 मौलिक अधिकार देते हैं, जिसके बदौलत हम अपनी जो स्वतंत्रता हो गई या फिर शोषण विरुद्ध अधिकार हो गया या फिर समानता का अधिकार हो गया या शिक्षा या संस्कृति संबंधी हो गया, धर्म से संबंधित हो गया, अपने अधिकारों हितों की रक्षा करते हैं और उसका हनन होने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसी प्रकार वो देश का हमारे प्रति अधिकार दिया गया है और जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारा देश के प्रति है। यानी हमें भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। कर्तव्य आपको 2 प्रकार के होते हैं। जो होता है, पहला होता है एक समाज के प्रति कर्तव्य तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य। यानी कि समाज के प्रति कर्तव्य, अगर हर व्यक्ति ये समझ ले कि उसका समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, उसके समाज में कैसे रहना है, समाज में रहने वाले व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना है, अपने पड़ोसी से कैसे व्यवहार करना है, जो हमारा आसपास का जो माहौल होता है वहाँ कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, या फिर हमारा जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी कैसी देखभाल करनी है, उसकी कैसी रक्षा करनी है, वो सब हो गया। और दूसरा है इसमें अन्य व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं तभी आपको सम्मान मिलता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों यानी कि नागरिकों के अधिकारों को सम्मान नहीं देता वह स्वयं भी अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति अन्य नागरिक का अगर आप सम्मान नहीं करते, उसके अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं, उसको सम्मान नहीं देते हैं, तो आपको खुद सम्मान नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसका कारण सीधा साधा है, अन्य शक्ति भी उस शक्ति के अधिकार सम्मान नहीं करेंगे। सिंपल सा बात है, अगर आप किसी व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति है, उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो भी आपका सम्मान नहीं करेगा। यानी कि सम्मान दो तो आपको सम्मान वापस मिलता है। अब आते हैं कि जो संविधान है हमारा, उसमें जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में, मौलिक कर्तव्य जो है उसके बारे में बोला गया है। उसके बारे में देखते हैं कि क्या बोला गया है और कहाँ से लिया गया है। जैसा कि देखते हैं, जो सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के बाद जो है चतुर्थ भाग के बाद चतुर्थ अ में अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया था आपको स्वर्ण समिति की सिफारिश पे 1976। ठीक है, और ये जो संविधान में दिया गया है ये आपको रूस के संविधान से लिया गया है और हमारे भारत के संविधान में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, और जो स्टार्टिंग हुआ था, वो जो बना था मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य जो थे हमारे, इसमें 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। और वर्ष 2002 में जो है 46वें संविधान संशोधन के बाद जो है मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई थी। ठीक है, यानी कि पहले 10 थी और बाद में 11 हो गई थी। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहला आपका मौलिक कर्तव्य है संविधान द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आदेशों की आज्ञाकारिता। यानी कि प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह ऐसा कोई कार्य ना करे जो संविधान के नियमों के विरुद्ध हो। उसका यह भी कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण रूप से सम्मान करे तथा राष्ट्रीय गान के समय शांतिपूर्वक सीधे खड़ा रहना चाहिए।
कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारे संविधान में जो उद्देश्य निहित हैं कि कौन कौन से हमारा जो कर्तव्य हैं और हमारे कौन कौन से उद्देश्य हैं, उनको आदेश हैं, उनको कैसे माना जाए, इसके बारे में बताया गया है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जब राष्ट्रगान कोई गाता है या कहीं बजता है कहीं, या कोई फिर गुनगुनाता है वहाँ पे कोई 26 जनवरी 15 अगस्त या किसी भी समारोह में इसका उपयोग होता है, तो हमें चाहिए कि हम शांतिपूर्वक होके उस जो है राष्ट्रीय गान को सुने, खड़े होके सुने और उसका सम्मान करें, सीधे खड़े होके उसका सम्मान करें। और उसके बाद है कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। आपका जो राष्ट्रध्वज है, आपका मान मर्यादा, हमारे देश का मान मर्यादा है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। उसका उपयोग जब करते हैं हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी में, तो उसके उपयोग करने के बाद उसको अच्छे से उसको रखने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग 26 जनवरी को अगर यूज करेंगे तो फिर 27 जनवरी को वो रोड पे इधर उधर पड़ा हुआ मिलेगा। यानी कि उसको ऐसा नहीं कि आप उस दिन यूज़ कर लिए तो फिर यूज करने के बाद उसकी उपयोगिता ख़त्म हो गई। वो आपका कर्तव्य है कि उसका यूज करने के बाद भी आपको उसका सम्मान करना है, उसको सलीके से रखना है, उसको संभाल के रखना है। ठीक है, ये था आपको पहला। उसके बाद दूसरा आते हैं आपको, दूसरा में कर रहे हैं भौतिक तथा सामाजिक एकता की ओर अग्रसर करने वाले आदर्शों का अनुसरण करने का कर्तव्य। कह रहे हैं कि हमारे देश के नेताओं ने कुछ आदर्शों के आधार पर स्वतंत्रता का संघर्ष छेड़ा और इन आदर्शों में से कुछ मुख्य नाम हैं: अहिंसा, संवैधानिक साधनों में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय एकता आदि। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो हमारा भौतिक और सामाजिक एकता को जो अग्रसित करता है, उसमें कुछ आदर्श हैं जिसका हमें अनुसरण करने का कर्तव्य हमारा बनता है। जब हमारा देश गुलाम था तो जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें कुछ ऐसे आदर्श थे जिनके बदौलत में हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उनका हम योगदान रहा। इसी कारण आप कोई भी कोर्स का जो बुक होता है उसमें आप देखते होंगे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता में ये भावना को विकसित करने के लिए कि जो हमारे आदर्श हैं, चाहे कि वो अहिंसा हो, चाहे कि धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे राष्ट्रीय एकता हो, संवैधानिक साधनों में विश्वास हो, इसकी भावना बनी रहे और लोगों को महत्व पता चले कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो मुख्य आदर्श थे उनका क्या हम योगदान रहा, और इस प्रकार हम भौतिक और सामाजिक एकता स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, थर्ड है आपका देश की प्रभुसत्ता तथा सुरक्षा के प्रति कर्तव्य। कहते हैं कि भारत जो है एक स्वतंत्र तथा प्रभुसत्ता संपन्न देश है, परंतु कुछ स्वार्थी तत्व देश की अखंडता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब हम सब मिलकर आगे बढ़ें तथा देश की अखंडता तथा एकता का समर्थन करें और इसकी रक्षा करें। यानी कि अगर आप किसी घर में रहते हैं तो उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार जो ये देश है वो देश भी हमारा है, उसकी रक्षा करना और इसकी प्रभुसत्ता स्थापित है उसको बनाए रखना वो हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो राष्ट्र की उन्नति में बाधक बनते हैं, वो जाति धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं, हमारी एकता को जो खंडित करने का प्रयास करते हैं। हमारा देश जो अखंड है, यानी कि बिना टूटने वाला, खंड नहीं होने वाला है, उसको अखंडता को भंग करने की कोशिश करते हैं, खंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने देश की सुरक्षा के प्रति अपना कर्तव्य बनाए रखें। चौथा पॉइंट में कह रहा है कि देश की सुरक्षा तथा सेवा करने के लिए तत्पर रहने का कर्तव्य। कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, फिर भी हमारी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र की सेवा करें तथा समय पड़ने पर अपने तन मन धन से राष्ट्र की सेवा व रक्षा करें। यानी कि अगर आप इस देश में रह रहे हैं, स्वतंत्र है, यहाँ पे जल थल नभ जो कहा जाता है, तीनों प्रकार की सेनाएं हैं, चारों प्रकार की, पानी के अंदर भी एक सेना होती है मरीन की, तो वहाँ पे जो वो लोग अपने जान की बाजी लगा के हमारे देश की रक्षा करते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी हमारे देश पे आक्रमण होगा या फिर वैसा सिचुएशन आएगा, तो आपको अपने देश की रक्षा करने के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा। अभी के अनुसार अगर एग्जाम्पल लेते हैं,
जब कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण लॉकडाउन है, तो हमारे यहाँ कर्तव्य बनता है कि जो हम अपने गवर्नमेंट हैं, हमारी सरकार है, उनके जो भी गाइडलाइन दी गई है उनका हम पालन करें। यहाँ पे तो बॉर्डर पे जाने की बात नहीं है, बंदूक उठाने की बात नहीं है, लेकिन उनका पालन कर सकते हैं। अब चाहे वो घर में रहने की बात हो, चाहे कि और भी जो गाइडलाइन दिए गए हैं उनका पालन करने की बात हो, वो ज़रूरी है। परंतु कुछ लोग वो उसको ज़रूरी नहीं समझते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि देश की सुरक्षा जो होती है और सेवा करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। तो हमें अपना कर्तव्य करे रहने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। 5वां कह रहा है, देश के सभी नागरिकों में भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना। भ्रातृत्व मतलब भाईचारा। कह रहा है कि भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक संस्कृतियाँ, भाषाएं तथा धर्मों के लोग रहते हैं। इन विभिन्न वर्गों में सदा तनाव बना रहता है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इन सभी भेदभावों को त्याग कर अपने अंदर भ्रातृत्व की भावना विकसित करे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारे यहाँ जो देश है हमारा, शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग, जो बीएड का जो सिलेबस है आपका पेपर 2 का, उस फर्स्ट टॉपिक ये विविधता से संबंधित है। इसमें बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के, जाति के, लिंग के, अलग अलग भाषाओं के संबंधित लोग रहते हैं, जनजाति जाति के रहते हैं। और हमारी जो परंपरा है रही है शुरू से ही मिलजुल की रही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, भेदभाव के फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं उजली जाति निचली जाति का और धर्म का, जिसके कारण वो हमारे यहाँ जो सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं इसी कारणवश होते हैं। तो हमें चाहिए कि आपस में कोई भी जाति हो, धर्म हो, उसको भेदभाव को मिटा करके आपस में भाईचारे के रूप में बना के अपने रहने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकें। 6th में आते हैं, देखते हैं, राष्ट्र के समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करने कर्तव्य। जहाँ हमारे देश में एक और भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है, वहाँ भाषा की भांति रीति रिवाजों में विभिन्नता है, परंतु हमारा इतिहास इस बात का भी साक्षी है कि प्राचीन काल में हमारे देश में महत्वपूर्ण मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ था। हमारा कर्तव्य है कि हम उनका भली भांति अध्ययन करें और उनका महत्व समझें। यानी कि हमारा जो देश है, यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, भाषाएँ के कारण और रीति रिवाज भी अलग अलग होती हैं, और इतिहास हमारा साक्षी है कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ मिली जुली संस्कृति रही है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ जो संस्कृति है उसको बढ़ाने का, जो पहले से संस्कृति रही है गौरवशाली, उसको आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका उसके बारे में अध्ययन करें, उसके अपने परिवार बुजुर्ग से समझें, उसको आगे अपनी पीढ़ी में बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए अपना कर्तव्य का पालन करें, ताकि हमारा जो गौरवशाली परंपरा का इतिहास रहा है वो बना रहे। 7th में कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की संभाल। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वन प्राणियों की रक्षा करे तथा पर्यावरण को संभाल कर रखे, तभी देश का आर्थिक विकास संभव है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ जितने पॉल्यूशन फैले हुए हैं, क्यों फैले हुए हैं? कि लोग पर्यावरण की संभाल के प्रति उतने रुचि में नहीं है। यहाँ इतने सारे पॉल्यूशन हो गए हैं कि हमारे जो है नदी हो गए हैं, झील हो गए हैं, हमारा जो समुद्र है, और फिर हमारी मिट्टी है, हमारे ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं, सभी जगह प्रदूषण फैल रहा है। तो हमारा जो प्रकृति है वो भी कहा जाता है कि जो प्रकृति को आप देंगे तो प्रकृति वापस आपको देगी। यानी कि अगर आप एक वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष आपको उसके बदले में ऑक्सीजन देती है, उसके बाद जाकर उस पर फल देते हैं, उस पर छाया देती है, आपको शुद्ध हवा देती है। तो प्रकृति को आपने दिया पेड़ एक गिफ्ट के रूप में, तो पेड़ भी ने, प्रकृति ने भी आपको उसके बदले में बहुत सारा चीज़ दिया। यानी कि जो वन है उसकी देखभाल करना में हमारा कर्तव्य है, ताकि जो हमारा उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो सुरक्षित रह सकें। उसके बाद जो नदी है, नदी को साफ़ सुथरा रखना, उसको साफ़ रखना वो भी हमारा कर्तव्य है। जीव हैं, समुद्र हैं, सबको साफ़ सुथरा रखना या पर्यावरण के नज़रिए से उसको गंदा ना हो ऐसा व्यवस्था करना, वो सब हमारा कर्तव्य आता है। सिर्फ सरकार ही कुछ नहीं कर सकती है, जो आम जनता है उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो इन सब बातों पर ध्यान रखे। उसके बाद एक उपयुक्त दृष्टिकोण को विकसित करने का कर्तव्य। भारत में अधिकतर लोग निरक्षर हैं, इसलिए यहाँ अधिकतर लोगों में अंधविश्वास तथा पूर्वाग्रह देखने को मिलती है। यही कारण है कि हमारा देश तीव्र गति से उन्नति नहीं करता है। भारतीय नारी हमारे समाज का लगभग आधा अंग है, परंतु पूर्वाग्रहों के कारण तथा अंधविश्वास के कारण
नारी शिक्षा को अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह शैक्षणिक दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान तथा सुधार की भावना विकास लाने का प्रयत्न करें। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारा देश है यहाँ पर बहुत सारे लोग निरक्षर हैं, जिसके कारण लोग जो पहले से जो परंपरा है बनी हुई जो अंधविश्वास की कुछ, तो उसमें विश्वास करते हैं, जिसके कारण वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाते हैं और अपनी तरक्की सही से नहीं कर पाते हैं। और एक बड़ा पार्ट है हमारा, जो हमारा समाज है वो लगभग आधा योगदान उसमें नारियों का है, परंतु जो हमारा जो पूर्वग्रह के कारण और अंधविश्वास के कारण हम लोग नागरिकों जो है अपने नारी को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। और अगर नारी को अच्छी शिक्षा आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आपका समाज जो है वो विकसित अच्छे से नहीं हो पाएगा। कहा भी जाता है कि जो एक नारी अगर एक महिला अगर घर में पढ़ लेती है, पढ़ी लिखी हो जाती है, तो पूरा जो अपने परिवार है उसको वो शिक्षित कर देती है। और यहाँ कहा भी गया है कि शैक्षणिक दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुसंधान तथा सुधार की भावना विकास लाने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि अगर कोई भी हम समाज हो वहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो वो पुरानी परंपरा जो होती है रूढ़िवादी या अंधविश्वास होते हैं इस टाइप का, उसको छोड़कर वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करेंगे और फिर जाके अनुसंधान हो या सुधार की भावना जब भी होगी तो उसमें विकास करने का प्रयत्न करेंगे। नमा कहता है कि जो संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य, जो सार्वजनिक संपत्ति है जैसे कि रेलवे, डाकघर, पार्क, सरकारी भवनों के निर्माण, ये सब हमारी जनता के दिए गए धन से होता है, टैक्स से होता है, इसलिए वे हमारे हैं। राष्ट्र के सभी नागरिक उनका प्रयोग करते हैं, इसलिए वे राष्ट्र की संपत्ति हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी देखभाल करें तथा विघटनकारी तत्वों से उनका विनाश होने से बचाएं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि सरकारी संपत्ति है तो हमारी संपत्ति है, इसलिए ट्रेन से पंखा, ट्यूबलाइट वगैरह खोल के ले जाएंगे, या फिर जो होता है कोई भी प्रदर्शन करेंगे तो वहाँ तोड़ फोड़ करते हैं। उन्हें इतना पता होना चाहिए कि जो बनी है तो वो हमारे टैक्सेस से ही बनी है, और उसमें जो बाद में जो अगर वो तोड़े फोड़े जाएंगे और उसमें जो वसूली होगी किसी से भी, वो डायरेक्टली वसूली तो नहीं हो सकती है, लेकिन वो वसूली आखिरकार जनता के ही टैक्सेस के बदौलत होगी और उनकी भरपाई उसी जनता के जेब पे पड़ेगी, बोझ उसका। तो यानी कि हमारा कर्तव्य है कि जो रेलवे हो या डाकघर हो, पार्क हो, सरकारी भवन हो, जो निर्माण जनता द्वारा दिए गए धन से होता है उसका हम देखभाल करें, उसको अपनी संपत्ति समझ के उसका देखभाल करें। ये हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ताकि वो विघटनकारी तत्व जो हैं जो उसको नाश करना मतलब ख़त्म करना चाहते हैं, विनाश करना चाहते हैं, उससे उसको बचाया जा सके। 10वां कड़ा है व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं में निपुणता प्राप्त करने का कर्तव्य। जैसे किसी देश में नागरिक होंगे वैसा ही देश होगा। किसी देश की संपन्नता उसके नागरिकों के गुणों पर निर्भर करती है, इसलिए प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं में निपुणता प्राप्त करें। सही बात है, अगर कोई भी परिवार हो, अगर वहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे और वो अपने फैमिली को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसमें पूरा अपना जो व्यक्तित्व है और अपना व्यक्तिगत जो भी उसमें क्वालिटी होती है उसको निखार कर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो सक्सेसफुल होते हैं और अपने समाज को आगे ले जाते हैं। उसी प्रकार अगर हर व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विकास करेगा और अपने सामाजिक विकास करेगा, सामाजिक क्रियाओं में भाग लेगा, उससे समझेगा और समाज में रहने वाले लोगों से वो ऐसा संबंध बनाएगा ताकि सभी लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़ सके और अपने कर्तव्य का वहन कर सके, तो इससे हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा और हमारा देश संपन्न होगा। अंतिम में कह रहा है कि जो कि आपका 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था कि प्रत्येक 11 नंबर में प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कि जो शिक्षा के लिए उपयुक्त माहौल तैयार कराएं। यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उसके जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, बेसिक एजुकेशन, उसको पूरा कराने के लिए माहौल बनाने का कर्तव्य ये उनके गार्जियन का है। उनको ऐसा माहौल दिया जाए ताकि वो कम से कम अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी कर सके। और जहाँ तक आप लोग को भी पता होगा कि आरटी के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया गया है। धन्यवाद।